हे गाइस, वेलकम टू एजुपोरियम क्लासेस। माई सेल्फ काकुन। आज आप सब लोगों की खास डिमांड पर ये वीडियो हमने स्पेशली तैयार की है उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 2021-22 में क्लास 10th बोर्ड्स के लिए अपीयर करने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री क्लास 10th का टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3। उस पर रिलेटेड जितने भी हमारे MCQs होंगे जो हमारे टर्म 1 एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो अपकमिंग नवंबर या दिसंबर में होंगे, हमने वो सारे MCQs इस एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर किए हैं विद ऑल द एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट MCQ फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रहता है वो कुछ ऐसा बता रहा है, एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब जो हमारे किचन में बर्तन वगैरह होते हैं। विच प्रॉपर्टी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो अब एल्यूमिनियम मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको इतना कन्वीनियंट बनाती है कि हम उसे कुकिंग यूटेंसिल्स की तरह अपनी किचन में यूज़ कर सकें। हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। गुड थर्मल कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने ये थर्मल वर्ड दिखाई देता है, थर्मल का मतलब रिलेटेड टू हीट, कंडक्टिविटी का मतलब कोई भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो अपने बॉडी में से उस हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है टू पास। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब कोई भी ऐसा मेटल या नॉन मेटल जो अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट। थर्ड, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो जनरली मेटल्स में होती है, जिससे हम उन मेटल्स की वायर्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा ना, आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वो सारी कॉपर की वायर्स होती हैं। तो जब हमें अर्थ से वो कॉपर मिलता है वो उन वायर्स के फॉर्म में नहीं होता, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड लंप। लेकिन उसकी खासियत ये होती है कि उसकी डक्टिलिटी की वजह से हम उस कॉपर को वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ इज़ योर हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी कि कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल बहुत हाई टेम्परेचर पे जाकर ही मेल्ट होना शुरू होएगा, उससे पहले उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी रिलेट कर सकते हैं कि जिससे वो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स की तरह काम आए, तो एक तो फर्स्ट नज़र आ रही है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। दूसरा, उसके पास मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो जल्दी से हमारा बर्तन गैस पर रखकर पिघलेगा नहीं। सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर द रेलेवेंट पॉइंट्स। इन 4 ऑप्शन में से हमारा D इज़ द सूटेबल आंसर। मूविंग टू सेकेंड, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ्स क्रस्ट। जब भी देखो, ये तो हमें सबको पता है कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो मोस्टली हम अर्थ में से एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग के थ्रू। तो हमारी अर्थ की क्रस्ट में कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट है। एबंडेंट मतलब जो बहुत हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। तो दैट इज़ आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या सोडियम में से एल्यूमिनियम इज़ द करेक्ट आंसर। अब यही क्वेश्चन अगर वो लोग आपसे यहाँ पे मेटल की जगह नॉन मेटल पूछ लेंगे तो योर आंसर शुड बी सिलिकॉन। याद रखना ये बात, नॉन मेटल सिलिकॉन इज द मोस्ट एबंडेंट। थर्ड, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स। अब ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट यहीं से फिर से हम रिलेट कर लेते हैं, मतलब कोई भी ऐसा मेटल विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, जो अपनी बॉडी में से हीट को आगे बढ़ने नहीं देता या खुद भी गर्म नहीं होता। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस क्या हैं? लेड, मर्क्यूरी, कैल्शियम, सोडियम। अब देखो, अगर मर्क्यूरी को देखें कि हमें लगे कि कहीं ये तो सही आंसर नहीं है, तो तुमको तुरंत रिलेट करना चाहिए कि मर्क्यूरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। क्यों? ताकि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सके। अब अगर ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता तो क्या ये कभी खुद हीटअप होके हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड करके और थर्मोमीटर में रीडिंग दे पाता? नहीं। तो इसीलिए B तो आंसर नहीं है। कैल्शियम और सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी ऊपर आते हैं। याद है रिएक्टिविटी सीरीज़? पोटेशियम, सोडियम,
फिर उसके बाद थोड़े से लेस रिएक्टिव मेटल्स आते हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और उसके नीचे फिर और ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आने लगते हैं। तो कैल्शियम, सोडियम तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर की तरफ लाई करते हैं। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बचा कौन? लेड, विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फिर फोर्थ आता है हमारा, एक इक्वेशन दी गई है जो बैलेंस्ड तो दिख रही है बट हमें उसमें से एक प्रोडक्ट मिसिंग है। ये साइड रिएक्टेंट्स होती हैं, इधर प्रोडक्ट्स होते हैं, एक प्रोडक्ट मिसिंग है। तो क्या क्या हमारे रिएक्टेंट्स हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, फर्स्ट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH क्या होता है, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो? इट इज़ एन एल्कली। एल्कली मतलब कोई भी ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ऐसी ऑक्साइड्स जो कि ना एसिडिक बिहेवियर शो करती हैं और ना ही बेसिक बिहेवियर, ये बीच में लाई करती हैं। तो ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती हैं, ये जब भी किसी बेस के साथ या फिर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये हमेशा एक सॉल्ट बनाएंगी और साथ में वाटर बनाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और क्लिक होनी चाहिए इसी टाइम पे कि एल्यूमिनियम यहाँ पे सोडियम को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर रहा? डिस्प्लेस इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में सोडियम एल्यूमिनियम से काफ़ी हाई पोजीशन पे होता है। तो कभी भी एक लेस रिएक्टिव मेटल एक हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो पहला डाउट तो क्लियर हो गया। सेकेंड, अगर हम देखें, अब बात आती है हमारी एम्फोटेरिक के बिहेवियर की। तो यहाँ पे हमें कोई सॉल्ट बनना चाहिए। अब वो सॉल्ट कैसा होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो इसने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, सोडियम ऑक्साइड। अगर सोडियम ऑक्साइड की हम बात करेंगे तो एल्यूमिनियम कहाँ गया? गायब तो हो नहीं जाएगा। थर्ड, सोडियम एल्यूमिनेट। कुछ कुछ चांसेस लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम ने सोडियम को डिस्प्लेस भी नहीं किया है, वो कंडीशन भी ठीक है। फोर्थ, अगर हम देखें, एल्यूमिनियम, सोडियम और फिर पीछे लगा हुआ है ऑक्सीजन। तो अगर ये पोजीशन देखें तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लेस रिएक्टिव मेटल एक हाई रिएक्टिव मेटल से पहले इस तरह से पोजीशन में अटैच नहीं हो सकता, और केमिस्ट्री में इस नाम का कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। तो हमारा सही आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is the correct arrangement of metals in ascending order of reactivity? अब जब तक हमारी ये स्लाइड फिनिश होगी तब तक ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको साइड में इसी तरीके से दिखती रहेगी, और इस स्लाइड के फिनिश होने तक ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आप सबको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, अगर याद नहीं की है तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखते हुए हमें इसमें से सारे ऐसा कोई करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि हमारे मेटल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिखाई दें। मतलब पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एंड लास्ट में द लीस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखते हुए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी। देखो, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, नहीं, नॉट ऑप्शन नंबर सी, नहीं। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, जो कुछ ऐसा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। असेंडिंग ऑर्डर होता है मतलब कम, बड़े से छोटे की तरफ या ज़्यादा से कम की तरफ। तो यहाँ पे जितने भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से जज करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक रिएक्टिविटी सीरीज़ दिखाई दे रही होगी, और ये तब तक फ्लैश होगी जब तक हम इस स्लाइड के क्वेश्चंस ख़त्म नहीं करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस स्लाइड ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आप सबको याद हो जानी चाहिए, अगर याद नहीं की है तो। सो रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखते हुए फटाफट इसमें से कम ऑन जज द ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, फिर उससे थोड़ा कम मैग्नीशियम, फिर उससे थोड़ा कम जिंक, और फिर उससे लीस्ट रिएक्टिव में आता है हमारी कैटेगरी
iron. So option D is the correct answer. Question 6 कुछ ऐसा कह रहा है, non-metals form covalent chlorides because. Now this is a really technical and important question. Non-metals मतलब सारे जैसे हमारे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इस तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि जब ये नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम ये कोवेलेंट क्लोराइड्स, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अब तक इतनी तैयारी कर चुके होंगे कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स में अंतर पता है। आयनिक बॉन्ड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन या एक्सेप्टेंस मतलब पूरे ट्रांसफ़र से बनते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जब इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक नहीं होता बल्कि उनकी शेयरिंग होती है। ठीक है, अब ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं ये हमेशा शेयरिंग में बिलीव करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, ऑप्शन जज करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा। लेट्स टेक, मैं हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो हमें ये तो पता चलता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है HCl। अब ये ऐसा क्यों बना? ठीक है, अब हमें ये पता है, देखो अब इसका हम वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के देखते हैं। जैसे ये मेरा हाइड्रोजन का एटम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं अपना क्लोरीन का एटम जिसके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका? एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है 17। तो मतलब कैसा अरेंजमेंट हुआ? 2 K शेल में, 8 L शेल में, और जो फिर उसके बाद आउटर मोस्ट शेल है M, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं। तो कैसे? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब हाइड्रोजन की कैसी पोजीशन है कि वो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको खोना नहीं चाहता। क्यों? अगर उसने ऐसा खो दिया तो उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। क्लोरीन का पोजीशन कैसी है कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 को लूज़ करना मतलब उसको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन है किसी भी नॉन मेटल के लिए। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि वो बदले में एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या शेयर कर ले। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि भाई लेना देना हमारे बीच में पॉसिबल नहीं हो रहा, सो लेट्स शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बीच वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयरिंग कर लेते हैं ऐसा करके। तो इससे क्या है? हाइड्रोजन का आउटर शेल भी कंप्लीट, क्लोरीन का आउटर शेल भी कंप्लीट, तो दे ऑलवेज फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, फिर अब चारों ऑप्शंस को गेस करते हैं। पहला, नॉन मेटल्स कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हमेशा शेयरिंग में बिलीव करते हैं। नॉन मेटल्स कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ क्लोरीन, ये पॉसिबिलिटी है। नॉन मेटल्स कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन आइटम्स टू फॉर्म क्लोराइड आयंस। भाई जब पहली ही ऑप्शन गलत हो गया है कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे ही नहीं सकते, तो ये सी ऑप्शन भी कुछ उसी तरीके का है कि इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते तो कहाँ से क्लोरीन अपने आयन बना पाएगा। एंड फोर्थ, नॉन मेटल्स कैनॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ क्लोरीन एटम्स, ये बिल्कुल गलत है। शेयरिंग की टेंडेंसी तो पूरी होती है। तो इन 4 ऑप्शन में हमें जो सही दिखाई दे रहा है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। सो नाउ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ Fe आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर हम आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ बहुत लंबे टाइम तक, लंबे ड्यूरेशन तक करें, तो इन 4 में से कौन से टाइप की ऑक्साइड ऑब्टेन होने के चांसेस हैं। देखो पहले तो ये चारों ऑक्साइड्स के 3 नाम एक बार आपको पता होने चाहिए। FeO मतलब फेरस ऑक्साइड, इसको हम फेरस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो आयरन यूज़ हो रहा है उसकी वैलेंसी +2 होती है।
दिस वन इज फेरिक ऑक्साइड। क्यों? इसमें जो आयरन की वैलेंसी वो +3 होती है। फिर ये वाली जो होती है इसको हम एक नए नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। ठीक है, लेट मी राइट हियर। सो दिस इज मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। और जो ऑप्शन नंबर 4 है वो दो तरह की ऑक्साइड्स एक ही रिएक्शन में ऑब्टेन होनी इज़ लाइक एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। ठीक है, तो ऑप्शन 4 तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब देखो इसका रिएक्शन कैसे होता है। आयरन को बहुत लंबे टाइम तक अगर हम वाटर के मतलब स्टीम के साथ हीट करते हैं तो उसमें ये जो हमारी थर्ड वाला ऑप्शन है Fe3O4 मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर याद हो जैसे हमने क्लास 9th में भी जब आपका बेस फॉर्म हो रहा था तब हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव देयर ऑक्साइड्स, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके अपनी हाइड्रोक्साइड्स भी देते हैं, ये भी याद रखना है। लेकिन आयरन कुछ ऐसा मेटल है जो अपनी ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड लग रही है? बैलेंस्ड आउट तो नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें चेंजेस कर देते हैं। जैसे ऑक्सीजन 4 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसा कर देंगे तो 4 2 8, यहाँ कुछ कर सकते हैं ऐसा, और ऐसा करने से हमारा ऑक्सीजन हो गया, बट अभी भी आयरन बैलेंस्ड आउट नहीं है। तो इफ़ सपोज लाइक अगर हम आयरन के पहले यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 2 8। लेट्स चेंज इट, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब इससे हाइड्रोजन हो गया 16, लो यहाँ हो गया 16, ऑक्सीजन हो गया 8, ये बैलेंस्ड है। और आयरन अगर हम देखें तो 3 2 6, यहाँ पे 6 कर देते हैं, अब बैलेंस्ड है ये इक्वेशन। ठीक है, वैसे इक्वेशन आपसे नहीं पूछेंगे बट फिर भी अपनी नॉलेज के लिए सब कुछ पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स। अब अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो इस तरह फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का गिव या टेक होता है, या ये कह लो कि मेटल्स डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। अब इसमें से देखते हैं KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम तो मेटल है तो वो मोस्टली अपना आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कह लो इसको, तो ये जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहाँ पे ये एक कोवेलेंट कंपाउंड आया था। दिस इज CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कार्बन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड बिलीव करते हैं क्योंकि ये शेयरिंग करते हैं, तो ये तो पक्का कोवेलेंट कंपाउंड है। अब NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम अगेन मेटल विच फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड। सो लेट्स चेक आउट द ऑप्शन। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि कौन कौन से आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे हमारा कौन सा वैलिड हुआ? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय, ठीक है, 4 प्रोसेस दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में सारे एक एक करके दिए हैं, और इनके अलावा भी 2-3 और हैं जैसे कैल्सिनेशन, रोस्टिंग वगैरह। तो ये सारे प्रोसेस आपको टिप्स पर याद होने चाहिए कि कौन सा मेथड किस तरह के मेटल के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। तो अब हमारे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मतलब हम सोडियम की मोल्टन क्लोराइड लेंगे, मोल्टन मीन्स मेल्टेड, ठीक है, जिसको जैसे हम लिखेंगे NaCl, और फिर जब हम इस मोल्टन क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें जो सोडियम है वो अलग मिल जाएगा, और जो इसका पीछे वाला पार्ट है क्लोरीन गैस वो अलग मिल जाएगी। अब अपनी नॉलेज के लिए ये भी याद रख लो कि जो हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है जिसको हम एनोड कहते हैं, वहाँ पे तो मेरी क्लोरीन गैस लग जाती है, सारी एक्यूमुलेट हो जाती है, और जो मेरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है जिसको हम कैथोड कहते हैं, वहाँ पे हमारा सारा सोडियम प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है,
अब जो इसके बाद वाले मेटल्स आते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के बाद जो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका किस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है, अब की बार हम एल्यूमिनियम की क्लोराइड नहीं लेंगे, हम एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेंगे जिसका फॉर्मूला रहेगा Al2O3, ठीक है। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें प्योर एल्यूमिनियम बिल्कुल पहले की तरह नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे मिल जाएगा और जो ऑक्सीजन गैस होगी वो एनोड की तरफ चली जाएगी। अब कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिनका रिडक्शन एल्यूमिनियम से भी किया जाता है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल अब तक शायद इतना आप लोगों ने याद कर लिया हो, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड है जिसको जब एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस करोगे तो मैंगनीज अलग प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। और फिर लास्ट रिडक्शन बाय कार्बन। अब कार्बन के साथ याद करो जल्दी, किस तरीके की ऑक्साइड होती है जिससे हमें प्योर मेटल मिल सकता है, इट इज जिंक ऑक्साइड, ZnO में से हम प्योर जिंक का एक्सट्रैक्शन कार्बन के साथ रिड्यूस करके कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ऑप्शन जो क्वेश्चन था उसका आंसर सिर्फ एक था, लेकिन हमारे पास सारे ऑप्शंस के आंसर अवेलेबल हैं, ताकि कल को अगर ये ऊपर वाला मेन क्वेश्चन बदल जाए या ट्विस्ट हो जाए तो तुमको तुम्हारे आंसर्स पता होने चाहिए कि बाकी ऑप्शंस के क्या दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X, मतलब हमें एलिमेंट का कोई नाम वाम नहीं दिया, इट इज़ X, इज़ 12, विच इनर्ट गैस इज़ नियरेस्ट टू X। अब सबसे पहले तो 12 किस मेटल का या नॉन मेटल का एटॉमिक नंबर होता है याद करो, इट इज़ मैग्नीशियम, ठीक है। अब 4 इनर्ट गैसेस आपके सामने दी गई हैं। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन से जो हमें एक लेसन मिलता है वो ये है कि हमें इनर्ट गैसेस के कम से कम जो फर्स्ट जितनी 4 गैसेस हैं उनके एटॉमिक नंबर हमें टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है इट इज़ 18, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो अब जो हमारा एलिमेंट X है मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसके नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर C विच इज नियॉन। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब की बार हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स से उतर के थोड़ा नीचे आ गए हैं मॉडरेटली रिएक्टिव पे, जैसे कि जिंक, आयरन, निकल, कॉपर, दे आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। अब देखो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन किया था याद है, जिसमें हमने यहाँ पे सारे सबके तरीकों के आगे उनके वो लिख लिए थे कि किस ऑक्साइड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया, चेंज हो गए। तो अब वहाँ पे हमने बताया था कि जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन जब हम कार्बन के साथ करते हैं तो हमें हमारा जिंक ऑब्टेन हो जाता है। तो बाकी सारे मेटल्स भी उसी कैटेगरी में फॉल कर गए क्योंकि सारे मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। तो दैट मीन्स सही आंसर क्या है, बाय रिड्यूसिंग इट विथ कार्बन। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग। सो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स को जंग लगने से या रस्टिंग होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उसमें किस चीज़ की कोटिंग करते हैं, गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर सिल्वर। सो द आंसर इज जिंक। ये हम ऑलमोस्ट क्लास 8 से बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि गैल्वेनाइजेशन इज डन विद जिंक। 13th इज अमेलगम। अमेलगम इज एन अलॉय ऑफ। अब देखो अमेलगम जो होता है ये मरकरी का अलॉय होता है, ठीक है, सो लिक्विड मरकरी का। सो ये तो हमें ऑप्शन तो सीधा पता चल गया, बट इसके अलावा फिर भी अपनी नॉलेज के लिए जब हम इस लिक्विड मरकरी को सोडियम मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो जो अलॉय तैयार होता है उसको हम कहते हैं सोडियम अमेलगम। और इसी तरीके का एक मर्क्यूरी के साथ मिक्स करके तैयार किया हुआ अमेलगम अलॉय जो हम टीथ में फिलिंग करते हैं ना, जब हमारे कैविटीज़ वगैरह हो जाती हैं, डेंटल कैरीज हो जाती हैं, तो उस टाइम भी वो जो वाइट कलर का जो एक सब्सटेंस वो आपके टीथ में फिल करते हैं, दैट इज़ अमेलगम।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा कहता है कि कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ। तो जो जितने भी हमारे घर में कॉपर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉपर वेसल हो गई, हमारे बाथरूम में टैप्स हो गए, उनके ऊपर आपको एक ग्रीन कलर की कोटिंग दिखाई देती है। अब वो कोटिंग क्या होती है? 4 ऑप्शंस हैं। कॉपर ऑक्साइड, विच इज़ सर्टेनली नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो होती है वो हमेशा एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। सेकेंड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। थर्ड होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉपर कार्बोनेट। अब देखो, बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर कार्बोनेट में सबसे पहले तो डिफरेंस, जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है उस कॉपर कार्बोनेट में एक कॉपर हाइड्रोक्साइड का एलिमेंट भी अटैच होता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जितने भी हमारे कॉपर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 3 चीज़ों से रिएक्ट करते हैं। एक तो मॉइस्चर जो हमारे आसपास होता है, फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। ये 3 चीज़ों पे जब हमारा कॉपर एक साथ रिएक्ट करता है तो उसके आगे जो फॉर्मेशन होती है वो होती है कॉपर कार्बोनेट CuCO3, और उसके साथ जैसे हमने बोला कॉपर हाइड्रोक्साइड का एलिमेंट भी अटैच होता है। ये पूरा मिला के वी कॉल इट बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 15 है, एक नॉन मेटल जिससे हम विच वी यूज़ टू प्रिजर्व फूड। तो अगर याद हो तो जो हम घरों में चिप्स वगैरह के पैकेट जब ओपन करते हैं तो उससे पहले वो एक पफ्ड स्टेज में होते हैं, ठीक है। चाहे बिस्किट्स वगैरह किसी भी चीज़ के ले लें तो उनके अंदर वो पफिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर गैस फिल की जाती है। तो इन 4 नॉन मेटल में से वो कौन सा होता है? येस, इट इज़ नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन 16, अच्छा एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले एक बात और कि ये जो नाइट्रोजन जब हम फिल करते हैं तो उससे एक फ़ायदा और होता है कि किसी भी तरह का बैक्टीरिया या किसी भी तरह की जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है उस पर्टिकुलर फूड मटेरियल में वो प्रिवेंट हो जाती है। सो इसीलिए हम नाइट्रोजन को वी कॉल इट अ फूड प्रिजर्वेटिव। क्वेश्चन 16 है, वो द मेटल्स दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। सो वो सारे मेटल्स जिनको हम जब पानी से रिएक्ट करवाते हैं तो उस टाइम वो वाटर से रिएक्ट तो करते हैं बट एट द सेम टाइम वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से डू यू रिमेंबर वो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इट इज़ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। शुड नो द रीज़न एज वेल। अब रीज़न ये होता है कि जब ये मैग्नीशियम और कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स और उसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ये दोनों भी ऐसा ही करते हैं। तो वो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो इस मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल की बॉडी पे स्टिक हो जाती है, उसके जो बबल्स होते हैं, और उस वजह से these metals become lighter than water and they start floating on the surface. So gradually धीरे धीरे ये अपनी पूरा प्रोसीजर अपना हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं and then they settle down. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what happens when a pellet of sodium is dropped in water? तो सोडियम जब हमें मार्केट में अवेलेबल होता है तो वो पेलेट्स के फॉर्म में होता है, राइट। सो जब हम इस पेलेट को ड्रॉप करते हैं वाटर में तो कई बार आपके MCQ कुछ इस तरह से आएंगे कि वो सिर्फ 2 ऑप्शंस देंगे और दोनों बहुत ही ट्रिकी और कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। नाउ सी द 2 ऑप्शंस आर कि ये पेलेट विल कैच फायर, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म ऑक्साइड। सेकेंड, इट विल कैच फायर and it will form hydroxide. So there is a minor difference of oxide and hydroxide. देखो फर्स्ट पार्ट कहता है it will catch fire. Yes, it will catch fire. क्यों? क्योंकि सोडियम का वाटर के साथ जब भी रिएक्शन होता है it is very vigorous, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, खूब सारी हीट लिबरेट होती है, ठीक है। बट उसके साथ साथ हमें ध्यान में ये रखना है कि जितने भी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो हमेशा वाटर के साथ रिएक्ट करके अपनी हाइड्रो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ना कि ऑक्साइड्स। सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर इट कम्प्लीटली डिजॉल्व्स इन वाटर विदाउट फॉर्मिंग बबल्स। तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम शॉर्ट में लाइम भी कहते हैं, कॉमन नेम, जब हम उसे वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वो उस वाटर में पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है और कोई बबल भी फॉर्म नहीं होते। तो अब हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से व्हाट इज़ दैट प्रोडक्ट जो बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम एंड हाइड्रोजन, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वरना ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया। सेकेंड, कैल्शियम एंड H2O2। नाउ दिस H2O2 इज़ अ न्यू टर्म आप सबके लिए, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एंड दिस इज सर्टेनली नॉट द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फोर्थ है कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, अब इनमें से जो कैल्शियम हाइड्राइड है, अगेन उसमें हमारा ऑक्सीजन मिसिंग है, तो हमें क्लिक हो जाएगा कि वो भी आंसर नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको इफ़ यू रिमेंबर हम एक कॉमन नेम से जानते हैं विच इज़ स्लेट लाइम। ठीक है, तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड का एक बार रिएक्शन भी वेरीफाई कर लेते हैं विद वाटर, ये क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड देखो एक तरह का बेस है, ठीक है, एंड इट इज़ रिएक्टिंग विद वाटर, तो क्या बनाते हैं ये अपनी हाइड्रोक्साइड्स। सो द आंसर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। 19th क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन। तो मतलब हमें 2 रिएक्टेंट्स दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया, HNO3 मतलब निट्रिक एसिड दे दिया, और हमें जो 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो बताने हैं। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट है Mg3N2, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड विद वाटर, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, मैग्नीशियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। थर्ड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसकी एक पहचान हमेशा याद रखना कि इस गैस के ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, एंड ऑप्शन 3 है मैग्नीशियम नाइट्रेट विद हाइड्रोजन गैस। तो अगर एक निट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी जो होती है कि ये जो निट्रिक एसिड होता है, जब ये अपने थोड़े डाइल्यूट फॉर्म में होता है तो उस टाइम ये बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड और निट्रिक एसिड को अगर देखें तो निट्रिक एसिड की अगर आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान हो कि इट इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये जो हाइड्रोजन होती है ना, ये इसको ठीक तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकता ताकि ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना ले। तो अगर हम ये देखें तो फर्स्ट वाला केस तो हमारा टोटली एलिमिनेट हो गया कि वो वाटर बनने के चांसेस तो ख़त्म है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया रिएक्शन में से? ऑप्शन नंबर 2 भी ख़त्म हो जाता है। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर 3। अब ऑप्शन नंबर 3 में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और उसके साथ में ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो अब देखो, अगर यहाँ पे ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपनी बना पा रहा है, इसका मतलब तो ये प्रूव हो जाता है कि हमारा निट्रिक एसिड वीक एजेंट है ही नहीं, राइट? क्योंकि उसने तो बड़े आराम से वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रह जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें ये मैग्नीशियम इस पूरे डाइल्यूट निट्रिक एसिड के NO3 वाले कंपोनेंट को खींच लेगा और अपना नाइट्रेट बना देगा, और बदले में ये हाइड्रोजन गैस अलग से लिबरेट हो जाती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, निट्रिक एसिड का ऐसा बिहेवियर सिर्फ 2 मेटल्स के साथ ही आता है, एक होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक होती है मैंगनीज ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, विच रिएक्शन इज पॉसिबल? अब एज आपके सामने 4 रिएक्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा केमिकली लैबोरेटरी में किया जा सकता है, पॉसिबल है? तो देखो, फर्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट विद आयरन, जिंक सल्फेट विद आयरन, मैग्नीशियम सल्फेट विद लेड, कॉपर सल्फेट विद आयरन। अब अगर इन चारों रिएक्शन को ध्यान से देखो तो इधर की तरफ जो सल्फेट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के हैं। ठीक है, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा ऊपर की तरफ लाई करते हैं, और यहाँ पे कौन सा मेटल प्रेजेंट है? आयरन।
तो क्या कभी आयरन मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं। सिमिलरली क्या जिंक को कर पाएगा? वो भी नहीं। सेम सिचुएशन हमारे एग्जाम्पल नंबर ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो लास्ट क्या ऑप्शन है? कॉपर सल्फेट विद आयरन। अब ये जो कॉपर है ये अकेला ऐसा मेटल है जो आयरन से रिएक्टिविटी सीरीज में अभी इन 4 ऑप्शंस में से नीचे आता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव मेटल कैन ईजीली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट और खुद वहाँ अटैच होके आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर हमको अलग से ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिस पर जितने हमारे पॉसिबल MCQs थे वो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इन 20 MCQs को करने के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि आपके पूरे चैप्टर का एक थॉरो क्विक रिविजन ज़रूर हो गया होगा। MCQs का टारगेट इज़ ऑलवेज कि हम अपने पूरे चैप्टर की एक क्विक समरी इन लेस देन 15 मिनट्स तैयार कर लें। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद ऑल योर peers, and keep spreading the knowledge by watching Eduporium classes. Don't miss out watching the next upcoming video, which will be again MCQs based on chapter number 1 NCERT syllabus, which is chemical reactions and equations.